बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 16 दिसंबर आज से 6 साल पहले एक ऐसा वाक़या, ऐसा सानहा पेश आया कि दिल आज तक रंजीदा हैं। अधखिले सब गुलों के तन से हयात जबरन निचोड़ी गई, हम आज भी खून के आंसू रोते हैं। दहशत गर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम लिए APS में बच्चों को शहीद कर दिया। उन बच्चों के वरसा आज भी उन बच्चों की तस्वीर अपने सामने रखकर उनसे हम कलाम होते हैं। उस वाक़े के बाद पाक फौज ने ज़रबे अज़ब के महाज को तेज़ कर दिया। उस वक्त के बाद पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में कमी वाक़ होना शुरू हो गई और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क भर में कार्रवाइयां तेज कर दी। कराची को भी शिद्दत पसंदों से पाक करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयां की और कराची आज एक पुरअमन शहर में तब्दील हो चुका है। उसका ग्राफ भी पुरअमन शहरों में ऊपर चला गया है। लेकिन इस वक्त होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। कराची में दहशतगर्दी और उससे जुड़े बड़े नेटवर्क की होशरुबा तफसीलात हम अपने प्रोग्राम में सामने ला रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस की जानिब से पहली बार ऑन कैमरा रिकॉर्ड की गई यह तस्दीक है कि शाम में 9 साल से जारी खाना जंगी में मुलव्वस पाकिस्तान से बहुत से लोग दाइश की हिमायत भी करते रहे। उन्हें ट्रेनिंग असलहा चलाने की दी जाती रही, उसके साथ खुद को जैकेट बनाने की दी जाती रही और उसके साथ रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करने की दी जाती रही। इन लोगों का एक गिरोह पकड़ा गया, उससे मजीद इंकशाफात हुए तो ये पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए अभी मजीद तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से CTD पुलिस के DIG उमर शाहिद ने पहली बार 92 न्यूज़ के सामने रखे हैं। उनका क्या कहना है, पहले वो देखते हैं, फिर इशू की जानिब आते हैं। देखिए, ज़ैनबियून ब्रिगेड जो है वो एक तंजीम है जिनमें वो वॉलंटियर्स शामिल हैं जो कि पाकिस्तान से शाम में लड़ने जाते रहे हैं पिछले 10-11 जब से वहाँ सिविल वॉर चलती रही है। ज़ैनबियून ब्रिगेड्स के हवाले से बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स जो कि शायद पहले ISO या सिपा मोहम्मद में होते थे, उन्होंने फिर अब ज़ैनबियून ब्रिगेड्स में अपनी शमूलियत की है। इस वक्त ज़्यादा अगर हम यूँ बात करें ना कि अगर उनको कोई फ़ॉरेन सपोर्ट आ रही है तो वो ज़्यादा अगेन रॉ या NDS की तरफ से आ रही है। कराची में ख़ास तौर पर निस्बतन पिछले 4-5 सालों से टेररिज्म में एक इंक्रीज़ आया है और वो बल्कि ज़्यादा वही इस किस्म का टेररिज्म है जिसके लिंक्स फ़ॉरेन एजेंसीज़ के साथ हैं, यानी कि वो सब नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट, MQM या बलोच नेशनलिस्ट, PSX का अटैक हुआ, ये जो SRA के हमले थे वो हुए, ये डॉक्टर मौलाना आदिल का केस हुआ, उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला का हुआ। तो ये इससे एक बड़ा वाज़े तौर पर पैटर्न इस्टेब्लिश हो रहा है कि जो भी इस तरह की फ़ॉरेन एजेंसीज़ हैं वो प्रेशर इंक्रीज़ कर रही हैं इस उम्मीद में कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में, क्योंकि कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है, उसमें हालात ख़राब हो जाएं। नाज़रीन, ये इंटरव्यू है DIG उमर शाहिद का जो बिलखुसूस 92 न्यूज़ ने किया है। तो कराची जो पिछले कुछ अरसे में अमन की जानिब गामजन था, उसे फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये स्लीपिंग सेल्स है जो एक्टिव हुए, इनकी फंडिंग किस ममालिक से होती है? पाकिस्तान में अनपसंदी की जानिब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे गामजन है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान अमन की जानिब गामजन है। इसी इशू पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदा खुसूसी आरिफ महमूद, जिन्होंने DIG उमर शाहिद साहब का इंटरव्यू किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा। जनरल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, फंडिंग कहां से होती है अभी ये बावसूख जराए से पता करना बाकी है, लेकिन ये स्लीपिंग सेल्स जो अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं, इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं और इसके काउंटर के लिए हमारे इकदाम को किस नजर से देखते हैं? तब इजाजत है, मैं एक जुमला सिर्फ बोल दूं। जो शोहदा बच्चे हैं पेशावर के, उनसे मुतल्लिक जिन दुश्मनों ने ये कार्रवाई की, उन सारी उम्र नहीं भूलना चाहिए और जब तक हमारी जान में जान है, हमें बदला उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, उनके बच्चों से नहीं बल्कि उनसे। ये बात इसको यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो भी काफ़ी क्लियर है कि कौन लोग हैं जो सबूताज करना चाह रहे हैं, ये भी क्यों तेज़ हो रहे हैं। इसकी सीधी सादी ये वजह है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो उनके काबू में नहीं आ रहा, अफगानिस्तान में जो सुबकी हुई है हिंदुस्तान को कि वहाँ से उसका बोरिया बिस्तरा गोल हो रहा है, और जो नेक्सस उसका बना है अमेरिका के साथ और चाइना के से उनको हजीमत हुई है, ये सारे इस चीज़ के आप समझें कि शाखसाने हैं। और पाकिस्तान की जो लोकेशन है, पाकिस्तान का जो हो सकता है अफगान पीस प्रोसेस में भी आगे चल रहा है और बाद में भी, और आपको पता है सी पैक चल रहा है, गवादर है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर
ये जो कुछ बातचीत हुई है, ये इसका सारा वजूहात हैं जो भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं कि लोगों को पकड़ रही हैं, अनर्थ कर रही हैं, लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, वो काबू नहीं पा सकेगा इस सफरियत के ऊपर जब तक कि आप दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स ना कायम करें या इन लोगों का मिलिट्री में कोर्ट मार्शल ना करें, ताकि जल्दी जल्दी फैसले हों, इनको टांगा जाए जो लोग ये काम कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब तक आप डिटरेंस पैदा ना करें, इनमें खौफ पैदा ना करें, ये तो उनको पता है जी क्या बात है, जेल में डाल देंगे, हमारे मुकदमे चलते रहेंगे, हम वकील कर लेंगे। और फिर ये भी ख्याल आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपको पता है ऐसा भी हुआ है कि मिलिट्री अदालतों ने सजाएं दी हैं, सजाए मौत दी है, उम्र कैद दी है, और फिर आपको पता है कि कहाँ से वो लोग छूटे हैं और फिर क्या ये होता रहता है। इस ढीले डाले अदालती निज़ाम में, इस ढीले डाले इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में आप काबू नहीं पा सकते। पहले भी जब काबू पाया तो आपको अच्छी तरह पता है कि कैसे पाया, वो हमें दोबारा करना पड़ेगा। उसके बगैर ये फिर मामला जो है ना ख़राब होते चले जाएंगे। तो मेरी ये इस्तदा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, खुदारा इन वाक़यात की जो अहमियत है, इस जो जितनी सीरियसनेस है उसको समझें, और अगर इस पर काबू पाना चाहते हैं तो प्रॉपर करार वाकई जो है इसके ऊपर कोई इक़दामात करें, वरना ये सिर्फ पकड़ने से तो आधा काम होता है, बाकी काम तो डिटरेंस पैदा करने से होता है ताकि बाकी बाद में ये काम ना हो। तो मेरी तो ये राय है कि हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, बल्कि काफी ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, वरना इसके असरात जो है वो बुरे भी मुरतब हो सकते हैं। आरिफ महमूद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आरिफ महमूद, कहिएगा कि आपने जब मुलाकात की डीआईजी उमर शाहिद साहब से, तो इस नेटवर्क के हवाले से मजीद क्या इंकशाफात आए? तो इनको पकड़ा कब गया, उनसे हकाइक क्या सामने आए कि कितनी कार्रवाइयों में ये अब तक मुलव्वस रहे? यासिर, इस हवाले से बात करने से पहले मैं कुछ वक्त लूँगा और हमें इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे सिस्टम को समझना होगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो पूरे पाकिस्तान, ख़ुसूसन कराची में जो है वो अमन अमान की सूरतों को ख़राब करने के लिए मुतहर्रिक हैं। और इसमें सिर्फ ये एक ज़ैनवियून या फ़ातिमियून ब्रिगेड का मामला नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दाइश के हक़ में भी और दाइश के मुखालिफत में भी पाकिस्तान से दोनों जानिब से भर्तियाँ हुई। और जिस टाइम पर ये फिर ऑपरेशन ज़र्ब शुरू हुआ तो एक किरदार था साजिद छोटू, अगर लोगों को याद हो तो साजिद छोटू जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में 2017 में मारा गया था। और ये साजिद छोटू वही किरदार है जिसका ताल्लुक जो है वो लश्कर झंगवी से था और ये दाइश के हक़ में पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट कर रहा था। इसी तरह ये दूसरा ग्रुप है फ़ातिमियून ब्रिगेड, जो बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान के लोगों पे मुश्तमिल है, और ज़ैनवियून ब्रिगेड जो कि पाकिस्तानी अफराद पे मुश्तमिल है, जिनके बारे में हुक्काम और सीटीडी के डीआईजी ने ये बताया कि इन तमाम को ट्रेनिंग दी जाती थी और ये जो है वो शाम में जाके लड़े। ये ट्रेनिंग और शाम में लड़ने से ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये दोनों तरफ के लोग जो कि दाइश के हक़ में और दाइश के ख़िलाफ़ लड़े, वो पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान में जराइम पेशा जो कार्रवाइयाँ हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उसमें मुलविस रहे। इस हवाले से जो हमारी बहुत तफसीली बात हुई, वो हुक्काम यही कहते हैं कि सीटीडी और वफाकी तहकीकाती इदारे अब फेडरल गवर्नमेंट को ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक यहाँ पे सरगर्म हुए हैं, पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में सरगर्म हुई हैं, उनके हवाले से जो है वो मजबूत इंतजामात करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और इस क्रैकडाउन में बुनियादी तौर पर गैर मुल्की एजेंसियों के पे रोल पर काम करने वाले जो अफराद हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तंजीमों से है, जो कि मुख्तलिफ कौम परस्तों तंजीमों में शामिल हैं, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के शेल्टर लिए हुए हैं, मुत्तहिदा लंदन के कुछ लोग हैं, उनकी अब तलाश जारी है और इस पर हुक्काम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। तो जो सबसे तशवीशनाक मामला है वो इन ग्रुप्स का दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग करके पाकिस्तानी सरजमीन पर आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना है। और जो डाटा हमने हासिल किया है वो जना साहब, हम भारत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और भारत का साबित किया हमने। इल्ज़ाम क्या साबित हुआ कि भारत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुदाखलत करता है, इसराइल करता है, अफगानिस्तान करता है। क्या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों ने कभी इसका मुतालबा किया कि ऐसे लोगों या ऐसे कैंप्स को ख़त्म किया जाए? ये जो हम बार बार अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगान हुकूमत के पास, वहाँ भी उनको ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इस हमारे जो ना लोग इस चीज़ से अच्छी तरह आगाह हैं। लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके नाज़रीन को पता हो कि ईरान के में ट्रेनिंग पाने वाले लोग या यमन जा रहे हैं
या सीरिया जा रहे हैं या शायद लेबनान जा रहे हों, वो पाकिस्तान में वो नहीं इस्तेमाल होते। ये अलग बात है क्योंकि वो तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान कर रहा है और जो NDS वन NDS कर रही है, वो तो बिल्कुल दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। उनका तो कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और ये रोज जो हमारे टेलीविजन पे ये बात आती है कि जी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो बात ये मेरे भाई, मुंह तोड़ जवाब उसको कहते हैं कि जब वो जवाब दिया जाए तो अगले दिन वो बंदा वो हरकत ना करे। मेरा ख्याल है कि हमें मुंह तोड़ जवाब वाकई देना चाहिए। अभी तक मुझे वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आ रहा है। तो जनरल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हम अक़वाम आलम को बार बार बावर ये कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ित्ते में ऐसे कौन से नासिर हैं, कौन से ममालिक हैं जो शिद्दत पसंदी की जानिब माइल हैं। हमने बार बार डोजियर भी दिए हैं, तो क्या डोजियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? जी देखिए, डोजियर से ये फ़र्क तो पड़ता है कि एक हुज्जत पूरी हो जाती है। आप अपनी कार्रवाई के लिए मैदान साफ कर लेते हैं, आप ये बता देते हैं दुनिया को कि अब हमारा भी हक है कि हम इसका जवाब दें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका खून बह रहा हो और दुनिया आके आपका खून बहा का इंतकाम ले, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये कहीं नहीं हुआ आज तक, ये कभी नहीं होगा। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। ये अलबत्ता बहुत अच्छा काम है कि दुनिया को बता दें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये वावेला मचाने से, शिकायतें करने से आपके जो ना दुख और दर्द दूर नहीं होंगे। अपने जोरों बाजू से आपको अपना दर्द दूर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ। और आपको उनके सारी हरकत बंद करने का एक ही तरीका है जिसका मैंने इंडिया दे दिया है। सही। राना साहब, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हम किस तरीके से उस अफरीद से निकले हैं कि हमने एक बड़े ऑपरेशन में बहुत सी जानें गंवाई, शिद्दत पसंदी का मुकाबला किया, अमन की जाने माइल हुए और दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद मुल्क हैं। तो ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में ऐसे अनासिर का बेनकाब होना, ये दुनिया में हमारा पैगाम कैसा जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वो जंग जीती है जिसके हम तल्लुक़ कुछ सोच नहीं सकता था। हमने तालिबान को शिकस्त दी, हमने पाकिस्तान के अंदर से उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दी, पाकिस्तान के अंदर दाइश को शिकस्त दी, पाकिस्तान के अंदर रा को, मसाद को, NDS को, सब को शिकस्त दी। इसलिए कि पाकिस्तान के हसासदारों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तानी मीडिया ने कुर्बानियाँ दी। अब पूरी दुनिया को यह सोचना होगा कि पाकिस्तान जिसने पूरी दुनिया की जंग, दहशतगर्दी की जंग अपने आप पर मुसल्लत करके उस जंग में नुकसान भी उठाया, बेइंतहा कुर्बानियाँ दी और उसके बाद इन दहशतगर्दों का खात्मा भी किया। और पूरी दुनिया में आपको पता है दाइश जो है पूरी दुनिया में क्या क्या रही थी और पाकिस्तान से उसका खात्मा आना। और अब ये सोचना होगा कि आखिरकार दाइश को सपोर्ट करने वाले कौन है। अब तो कई चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि रा किस तरह दाइश को सपोर्ट करती थी। पिछले दिनों एक नेटवर्क पकड़ा गया था जिसमें वाज़ेह हुआ था कि ये दाइश के जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान और भारत के अंदर भी होती थी और उसको ईरान से ज़्यादा भारत और ये अफगानिस्तान सपोर्ट करता था। और किस तरीके से उन्हें सपोर्ट की जाती थी, किस तरीके से उन्हें सब कुछ दिया जाता था, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो अब तो तमाम दुनिया को चाहिए कि उन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करें, उन ममालिक की एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई करें जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपने पैगाम दे दिया, पाकिस्तान ने तो अपनी जंग जीत ली और पाकिस्तान के असासदारों ने बेहतरीन किरदार अदा कर दिया। अब दुनिया की तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया इन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। भारत की तरफ से भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मिलने वाले सबूत, इसके बाद कोई चीज़ रह जाती है। NDS से मिलने वाले सबूत, इसके बाद कोई चीज़ रह जाती है। यानी इस वक्त हमने जो अमन पसंदी की जानिब माइल होने के लिए इकदाम उठा सकते थे, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया, फ़र्ज पूरा किया और उसे निभाते भी रहेंगे। आरिफ महमूद साहब, अब तक क्या इंकशाफ हुए हैं कि इनके ज़ैनबियून ब्रिगेड के जो लोग हैं वो कितने स्लीपिंग सेल्स में मौजूद हैं, कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके नामों की शनाख्त के लिए तहकीकात किस हद तक मुकम्मल हुई हैं? देखें, इसमें जो 2 अफराद गिरफ़्तार हुए CTD के हाथों, इन्होंने अहम शख्सियात के कत्ल का इंकशाफ किया था, उनकी रैकी का इंकशाफ किया था और ये एक पूरा प्रोसेस था। कुछ लोग रैकी करते थे, कुछ लोग कत्ल के वारदात में बराह रास्त मुलव्वस होते थे और ये तमाम तरबियत याफ्ता लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 8 साल से हमारे जो हसास इदारे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इन दोनों नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं जो यहाँ से बाहर जाके, जैसे अफगानिस्तान का जिक्र किया राना साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो दाइश के हामी लोग हैं उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में की गई और जो दाइश के मुखालिफ लोग हैं उनकी ट्रेनिंग दूसरी जगह पर की गई। तो ये गुज़िश्ता 8 साल से हमारे तहकीकाती इदारे, हसास इदारे इस पर काम कर रहे थे। सिर्फ 2019 का डेटा अगर देखा जाए तो कराची
कराची मतलब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अफराद में से 3664 अफराद ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो हसास इदारे अब इस हवाले से पूरा डाटा कंपाइल कर रहे हैं। मुल्क भर में इस हवाले से एक ऐसा क्रैकडाउन और एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसमें ऐसे अफराद की शनाख्त की जा रही है जो कि ट्रेनिंग के मराहिल से गुजरे, चाहे वो अफगानिस्तान में गुजरे हों, और वो फिर पाकिस्तान या तो वापस नहीं आए या पाकिस्तान में वापस आने के बाद किसी न किसी तंजीम के शेल्टर में रहकर वो जो है खामोशी से स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं और अहकामात मिलने पे वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये पूरा तहकीकात का एक प्रोसेस है, पूरा एक अमल है जिसे जारी शुरू कर दिया गया है। और अब ये गैर मुल्की एजेंसियों के पेरोल पे काम करने वाले लोग जो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो है वो अब हमारे इदारों के निशाने पर हैं और बहुत जल्द इस हवाले से बहुत बड़े ब्रेक थ्रू जो हैं वो सामने आएंगे। बहुत बड़े ब्रेक थ्रू सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अमन पसंदी यूं ही कायम रहे, इस तरह के नेटवर्क बेनकाब होते रहें, इनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में आती रहें और हम दुनिया को ये बावर कराने और ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहें कि हम अमन पसंदी की जानिब माइल होने वाली कौम है और खित्ते में अमन अगर कोई ला सकता है तो वो पाकिस्तान है। खित्ते के जो दीगर ममालिक इसमें मुलव्वस हैं उनकी भी निशानदही हमें करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए, और आरिफ महमूद आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी सियासी महाज की। पीडीएम की जो तहरीक है वो जोर पकड़ती जा रही है। लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की और बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल डायलॉग कठपुतली हुकूमत से कैसे हो सकते हैं, नाअहल हुकूमत है ये, इनसे नेशनल डायलॉग नहीं हो सकते। और उन्होंने इस्तीफों का ऑप्शन अपना एटम बम करार दिया है कि यह सियासी एटम बम होगा, जबकि वजीर दाखिला इस एटम बम को एक फुलझड़ी करार दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान भी ये कहते हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, हम इस वक्त अपने जो इकदामात हैं उस पर मुतमईन हैं और पीडीएम की तहरीक हमारे लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं कि जिससे हम किसी तरह खौफजदा हो। सेनेट इलेक्शन भी कबल अज वक्त कराने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, शो ऑफ हैंड्स का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस सारे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहला साहिबा, सियासी एटम बम इस्तीफों का ऑप्शन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं, हुकूमत कहते हैं ये फुलझड़ी है, सेनेट के इलेक्शन भी कबल अज वक्त कराने का ऐलान कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, शो ऑफ हैंड्स भी होगा। तो ये मामला, सारा तर्ज अमल जो सियासी तौर पर इस वक्त अपनाया जा रहा है, हुकूमत कहती है आप बंद गली में जा रहे हैं, तो ये बंद गली में असल में खड़ा कौन है? हुकूमत ही खड़ी है, क्योंकि हुकूमत ने सारे जो उसके हथियार थे गैर इखलाकी और गैर आइनी वो आजमा के देख लिए हर जलसे में, यहाँ तक कि लाहौर के जलसे में भी उसका बस नहीं चला तो कढ़ाई वाले से लेकर कुर्सी और लाइट वालों पर भी, और अब अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं पर और सब पर FIR कर रही हैं। हम का जलसा हो या कोई दिखाओ, ऐसा नहीं था जहाँ पे हुकूमत ने हर ऊंचे हथकंडे पे अमल ना किया हो। लेकिन अब हम दूसरे मरहले में दाखिल हुए और पहले मरहले से पहले ही हुकूमत डायलॉग की पेशकश कर रही है, लेकिन जो हुकूमत की अपनी एक गैर सियासी हम कह दें कि जहनीत है वो उसके साथ, तो उसमें तो फिर सियासी डायलॉग नहीं हो सकता। तो हुकूमत जो है वो बंद गली में है, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसकी वजह से जो उनका दावा था कि मईशत बेहतर हो रही है, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे महंगाई चली गई। और पहले जो है टमाटर जो है वो लोगों की बातों में भी नहीं आता था, अब तो टमाटर की कीमत देख के मुल्क के हालात पता चल जाते हैं और इतनी सारे हालात हैं। आज हम देख रहे हैं कि इमरान साहब कहीं नज़र नहीं आते और नज़र आए तो एक इसी साथ नज़र आते हैं कि जो उन्होंने पुरानी कोई बात कही हुई होती है उससे यू टर्न लेते हुए नज़र आते हैं। और अब तो यहाँ तक बात आ गई कि विद इन द PTI जो है वो ये बात हो रही है
कि वाकई इलेक्टेड लोगों की पीटीआई में कोई इज्जत नहीं है, कोई उनके पास ढंग का मिनिस्ट्री नहीं है। आपने कहा है कि हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है और इस्तीफों से एक भूचाल आ जाएगा, वाकई एक सियासी एटम बम होगा। इस्तीफे आप दे कब रहे हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्तीफे जो हैं हमने अपनी क़यादत के पास जमा करा दिए। क़यादत को तो घर में और आगे कब दे रहे हैं, जिससे सियासी इंकलाब या सियासी एटम बम जो है वो कब आएगा? देखिए, ये मैं इसी की बात कर रही हूँ कि पीडीएम डिसाइड करेगी कि किस तारीख को दिया जाए, और इसी ऑप्शन से बचने के लिए कि कोई यहाँ है कोई वहाँ है, क़यादत ने अपने पास ले लिए हैं, उनके पास सारे इस्तीफे चले गए हैं, और जिस दिन पीडीएम ने डिसाइड किया कि अब इस्तीफे देने चाहिए उस दिन ये काम हो जाए। आप बड़ी अहम पोस्ट पे रही हैं, आप अहम तरीन सियासतदान हैं, बड़ी अहम आपके पास तकरीरें आपकी रही हैं, बड़ी अहम जगहों पे आप रही हैं। क्या आप समझती हैं कि इस तरह इस्तीफे कबूल होंगे? कोई कहीं पे है या कोई कहीं पे है, इस्तीफे तो बिल मुशाफा जाके इन्हें देने पड़ेंगे, एक दो स्पीकर के पास जाना पड़ेगा। देखिए, इस्तीफा दे कहीं से भी सकते हैं, बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, अपने हाथ का लिखा हुआ होना चाहिए, और फिर ये स्पीकर का काम है कि वो जिसने भी इस्तीफा दिया है उसको बुलाए, उससे बात करे, लेकिन भेजा तो कहीं से भी जा सकता है इस्तीफा। तो साहिबा, कल जो मुलाकात हुई चेयरमैन की शहबाज शरीफ साहब से, तो उसकी अंदरूनी कहानी तो ये है जो हम तक इत्तलात पहुंची कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं इस्तीफों का ऑप्शन अभी आखिर पे रखना चाहिए, मुफाहमत का रास्ता खुला रखना चाहिए, जिसका कुछ अक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हुकूमत से नेशनल डायलॉग नहीं हो सकते। तो क्या किसी हद तक मना पाए वो शहबाज शरीफ साहब को? अच्छा, पीडीएम में सबसे बड़ी पार्टी पीएमएल-एन की है, जिसके सदर जो हैं जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, तो यकीनन कि अगर उनकी तरफ से ऐसी बात आएगी तो रहबर कमेटी बैठ के इस पे गौर व खौस करेगी और उसके बाद जो है डिसीजन होगा। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर और उसके हर फैसले पर मुत्तहिद हैं और उनमें कोई इबाम नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जो है वो हुकूमत के अलावा किन से मुज़ाकरात करेंगे? ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, और अगर आप देखें कि पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑपोजिशन की कोशिश की कि हम अपनी हर बात को असेंबली में रखें, लेकिन हर बात का जवाब था एक एबनॉर्मल एमएनए, जिसका मैं नाम नहीं ले रही, आप समझ सकते हैं, जिसकी ना बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में थी ना ज़बान। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था सेनेट के चेयरमैन के अगेंस्ट, उसमें जब लोग खड़े हुए तो अपनी अपनी पार्टीज के साथ थे, लेकिन जब हेडन में गए तो उनके ज़मीर जाग गए। तो अगर आप ये तो यही चीज़ें कहीं शैला रज़ा साहिबा इस्तीफों में जाके बिल मुशाफा पेश होते वक्त ना हो जाए, वो जबकि जब देखी जाएगी। अभी तो हम ये आपको बता रहे हैं कि जो मैनेज करने की कोशिश की गई, जो उन्हें धमकियां दी गई, उसके बाद जो है हुकूमत ने हमें मजबूर किया कि हम सड़क पर आएं, और फिर रही सही कसर जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन में हुई, जिसके जवाब में चेयरमैन ने कहा कि जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब तो बहुत सारे दानिश्वर भी ये कह रहे हैं कि मुल्क में सिंगल पार्टी सिस्टम की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये बात है तो फिर हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम अवामी ताकत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। इस सोच विचार पे कि सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त करा लिए जाएं, शो ऑफ हैंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, तरमीम लाई जाए, इस पर पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? अच्छा, मैंने अभी इस पे पार्टी की कोई वाज़े राय नहीं देखी, लेकिन कल मैं एक प्रोग्राम में थी, वहाँ पे माहिर कानून थे और उन्होंने कहा कि पहले भी हो सकते हैं, और उस पे शो ऑफ हैंड पे उन्होंने कहा कि इसका आइन में जिक्र नहीं है कि हिडन ही होगा, लेकिन हुकूमत ने खुद कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो यकीनन के पार्टी इसमें खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि
शो ऑफ हैंड का जो तरीका है उससे ये लगता है कि सेनेट नहीं हो गया, मखसूस नशिस्तें हो गई और आपका ये बाला ऐवान बाला है और इसमें हर सूबे की बराबर एक तादाद है कि उसमें उनके सेनेटर्स होंगे। तो अगर हम उसमें कैटेगरीज में वोट होते हैं कि फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ में ये है, तो इसका प्रैक्टिकली ये कुछ अजीब सा लगेगा इस पे शो ऑफ हैंड। तो आई थिंक साहबा सेनेट के अदम इत्माद की तहरीक में शो ऑफ हैंड के हवाले से अपोजिशन जमातों का कहना था ठीक है, हमारे जब खड़े होते हैं सेनेटर तो पूरे होते हैं और जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो प्रेशर आ जाता, तो शो ऑफ हैंड जो है उसकी तो क्लियर कर देगा, सारी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी, सारी जो आपके हादसात है वो भी खत्म हो जाएंगे। बात क्लियर करने की नहीं है, बात जो सेनेट का इलेक्शन है उसके तरीक़ाकार की है कि शो ऑफ हैंड से कैटेगरी वाइज जब आप जाएंगे तो किस तरह से होगा, क्या होगा, ये मतलब अगर शो ऑफ हैंड है कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो तरीक़ाकार है उसको क्या होगा, तो ये एक सवालात हैं जो कानून तौर पे उठ रहे हैं। मैं नहीं कह रही क्योंकि एक सवाल का जवाब दे दे, अब आप लोगों ने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं एक बात पूरी कर लूं। देखिए, तमाम लोग चाहते हैं कि हर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन जो मुरवजा तरीक़ाकार है वोटिंग का, क्या आया वो शो ऑफ हैंड में मुंतकिल हो सकता है या नहीं? तो ये वो चीज़ है जिसको यकीनन के सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हुकूमत जो है उसको इसको असेंबली में हल करना चाहिए। जो असेंबली की बातें हैं वो इसी तरफ आ रहा हूँ, जब ये असेंबली में जाएगा तो अब आप लोगों ने तो इस्तीफे की आदत को जमा करा दी है, आप इस पार्लियामेंट को मानने के लिए आप कहते हैं ये पार्लियामेंट ही गलत है जी, अब ख़त्म होना चाहिए सिस्टम। तो ये पार्लियामेंट का जो इजलास होने जा रहा है इसी महीने में, तो क्या इसका हिस्सा आप लोग बनेंगे? ये पीडीएम का फैसला होगा, मुझे नहीं मालूम पीडीएम क्या करेगी, मुझे नहीं मालूम। नेशनल लेवल पे मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि इसमें क्या डिसाइड किया जाएगा और क्या नहीं डिसाइड किया जाएगा। यानी ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तय किया जाएगा कि असेंबली के इस इजलास में शिरकत करनी है या नहीं करनी, इस्तीफों का ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है, कब बिल मुशाफा जाके देने हैं, ये सब पीडीएम तय करेगी या रहबर कमेटी में तय होगा, तभी अगला लाहे अमल अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, लाहौर में जो डिक्लेरेशन मंजूर हुई, मिसाक लाहौर पर दस्तखत किए गए, 31 दिसंबर तक तमाम जमातें और उनके अराकीन अपने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करवाएंगे। लॉन्ग मार्च का फैसला जो होगा, तो क्या इतने वक्फे के बाद, जनवरी अगर फरवरी में होता है तो इतने वक्फे के बाद तहरीक को दोबारा मजबूती मिल सकेगी, ये तमाम गर्मा गर्मी फिर से दोबारा हो सकेगी? राना साहब, इस हवाले से जो फैसला हुआ, पीडीएम की जमात ने क्या सोचकर यह फैसला किया कि लॉन्ग मार्च को इतनी तवालत दे देंगे कि इतना अरसा वक्फा और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा? यासर, आज हम आपको अंदर की बात बता दूं, ना इस फैसले से मुतफिक थी मरियम, ना इस फैसले से मुतफिक थे मौलाना फजल रहमान। ये फैसला करवाया है बिलावल भुट्टो ने। देखें, ये इतनी बड़ी गेम हो गई है पीडीएम के साथ जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब मुझे बताएं, आज 16 तारीख हो गई जी जी, कितनी तारीख तक अब जलसा है? 27 दिसंबर को वो जलसा है मोहतरमा की शहादत के हवाले से, ऐसा ही है ना जी? वो जलसा है सिंध के एक शहर में, उसको पीडीएम का जलसा कह लें। 27 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक इस्तीफे किन के पास? इनके अपने पास। हुकूमत को फारिग होने का, वज़ीर आज़म को फारिग होने की डेट क्या है? 31 जनवरी, यही है ना जी? जी जी। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर तो अगले दिन की बात ही भूल जाती है। यहाँ पर वफात के बाद कुल्लों पे रश होता है, चेलम पे बहुत कम लोग आते हैं, और इन्होंने तो चेलम से भी ज़्यादा टाइम दे दिया है। आप गौर करें ना, मेरी इतला ये है कि अंदर जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मोहतरमा जो है मरियम साहिबा, इनका कहना था कि जनाब अब हम कॉल दें कि जलसों की, यानी हर शहर में मुजाहरों की कॉल दें, और साथ में जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाएं। लॉन्ग मार्च फौरी तरफ जाने के हवाले से मैंने पहले भी हमने प्रोग्राम बताया था कि बिलावल भुट्टो इस हक़ में नहीं थे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा नहीं जी ऐसा ना करें, मौसम बड़ा सर्द है, बड़ी सर्दी होगी और कोरोना का भी खतरा। भाई कोरोना का खतरा तो 27 को भी होगा, कोरोना का खतरा तो ये जो 13 तारीख को जलसा गुजरा इसमें भी था, कोरोना का खतरा तो बाकी दिनों में भी था। अब उन्होंने बड़ी ये गेम की और गेम करते हुए बिलावल साहब के
ने वहाँ पे जिद डाली और बिलावल का साथ दिया वहाँ पर बैठे 2 और PDM के रहनुमाओं ने, और इन्हें मजबूर कर दिया, ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, इन्हें मजबूर कर दिया कि जनाब 27 के जलसे के बाद हमें तवज्जो देनी चाहिए, हम अपनी टीमों को तैयार करें, हम फलां करें। मजबूरन ये सारा मामला हुआ। फिर इन्होंने ये जो मीटिंग जो 1 घंटे की थी, इसे 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक जब लेकर गए तो इस पर बहस व तकरार होती रही, बाकायदा बहस व तकरार होती रही। बहस व तकरार के बाद बिलावल की बात मान ली गई और ये कह दिया कि बिलावल छोटे मियाँ साहब से मिलने किस गरज से गए? हाँ जी, बिलावल और छोटे मियाँ साहब जो है इनकी सोच एक है, ये बिलावल की खाली बात नहीं मानी गई, ये साथ छोटे मियाँ साहब की बात भी मानी गई। तो बिलावल ने तो बाहर आने के बाद वो फिर नेशनल डायलॉग की बात की, जो उनका ऑप्शन था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उसकी तरदीद कर दी। मैंने तो बात की है कि बिलावल और शहबाज साहब एक देखें, बाहर आके क्या बात करनी है इसको छोड़ दें। अगर बिलावल चाहे, मुस्लिम लीग नून तो तैयार बैठी है, मोहतरमा तैयार बैठे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, अवामी इन्होंने मूवमेंट बना दिया बकौल इनके हर शहर में जलसा, बड़े शहर में जलसा करके। आप तो इस्तीफे दें तो फारिग करें, यही हो सकता है ना। अगर आप इस वक्त से लेकर 31 जनवरी और जनवरी के बाद लें, आप ये भी लिख लें कागज़ पे, जनवरी के बाद भी यासिर साहब इस्तीफे नहीं आ रहे, लॉन्ग मार्च भी आगे चला जाएगा। ये भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में बता दूं, लॉन्ग मार्च भी आगे चला जाएगा और अपोजिशन जमातें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगी। अपोजिशन जमातें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगी। आप देख लीजिएगा ना, अभी ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया सिंध में, तो जब इन्हें हुकूमत चाहिए ही नहीं, इन्हें चाहिए नहीं असम्बली, तो क्यों ज़िमनी इलेक्शन में आएंगे? जनाब दरखास्तें जमा की जा रही हैं, इकट्ठी की जा रही है दरखास्तें, इलेक्शन में किसने नशिस्त के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है। तो ये उस वक्त होता है जिस वक्त सारा मामला होता है। दूसरा ही भाईजान यासर साहब, कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, जब कश्मीर के इलेक्शन भी ये लड़ने जा रहे हैं, वो भी तो इसी का हिस्सा है ना, किसी और का हिस्सा तो नहीं है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, ये सब एक ड्रामा हुआ है। बिलावल जीत गया है, मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया है, मरियम साहबा के साथ हाथ हो गया है। आने वाले दिनों में एक नया इत्तेहाद बनेगा। शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आएंगे, शहबाज शरीफ और बिलावल होंगे और मौलाना साहब घर होंगे, और बिलावल जो है वो मौलाना साहब के साथ इस तरह खेल गया है जिस तरह मौलाना साहब के करीबी साथी लारकाना में बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए तो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनका भी बदला ले लिया गया और पीपल्स पार्टी का भी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी, और फिर क्यों वो रिजाइन देगी। देखते हैं आने वाले वक्त में ये सियासी एटम बम फटता है या फिर सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी जाती है, और वो फुलझड़ी अगर छोड़ी जाती है तो किसकी तरफ से छोड़ी जाती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात कर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत ये कहती है कि लॉन्ग मार्च करना है तो अभी कीजिए, शौक से कीजिए, इस्लामाबाद आइए, इस्तीफे देने हैं तो अभी दीजिए, तात्तुल किस बात का है? तो क्या अपोजिशन का इस्तीफों वाला कार्ड उनके अपने ही गले पड़ जाएगा या फिर हुकूमत पे वाकई ये सियासी एटम बम होगा? तो आने वाले दिनों में अपोजिशन की जमातें क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगी कि ऐसे वक्त में कि जब सेनेट के इलेक्शन अगर फरवरी में हो जाते हैं, जिस तरह की हुकूमत की सोच विचार है, और सुप्रीम कोर्ट से अगर रुजू किया जा रहा है, तो अपोजिशन की राय क्या है, सोच विचार क्या है? उसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीमा साहब, हुकूमत कहती है किस बात का तात्तुल है? इस्तीफे देने हैं फौरी दें, ऑप्शन इस्तेमाल करें, लॉन्ग मार्च करना है फौरी करें। अगर वक्फा पड़ गया तो फिर तहरीक को भी मजबूत करने में वक्त लग जाएगा। यासिर साहब, मुझे लगता है ये कि हुकूमत को खुद भी एहसास है कि उसके दिन गिने जा चुके हैं और उनका जाना अब ठहर गया है, और उनको लगता यह है कि अब वो उनकी हरकतें और करतूत इस तरह के हैं कि उनको लगता है कि जाने की भी जल्दी है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस्तीफों वाला जो है, हमारे कई जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से इट इज़ वन ऑफ द मैनी अवेलेबल ऑप्शंस। लेकिन ये है कि ये देखें, आप ये ज़हन में रखिए कि जितनी सीटें पीडीएम के पास हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में और सूबाई असम्बलियों में, अगर ये इतनी बड़ी तादाद में अरकानी असम्बली ने इस्तीफे दे दिए तो फिर ज़िमनी इलेक्शन करवाना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर ये एक ऑटोमेटिकली मामला जो है जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। ये हुकूमत को भी ये ज़हन में रखना चाहिए, और यकीन उनके ज़हन में है। लेकिन ये है कि ये खामखा वो तजाल आरफाना से काम लेते हैं, खामखा उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन ये है कि ये हकीकत में वो जानते हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अरकानी असम्बली ने इस्तीफे दिए तो फिर मामला जो है आम इंतखाबात की तरफ ही जाएगा। आप चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों और नए इंतखाबात में नए मुंतखब होकर लोग आए, ये चीमा साहब आप चाहते हैं ना?
जी बिल्कुल ये चाहते हैं, तो क्योंकि देखिए ये जो हुकूमत है, देखिए मेरी बात सुन लें, ये हुकूमत जो है जिसके बारे में हम बार बार ये कह चुके हैं कि ये खुदाई नहीं लाई गई है, ये मुसल्लत करदा हुकूमत जो है, हम इसको ये जो इसके बावजूद कि ये मुसल्लत की गई, इसके बावजूद हम चाहते थे शुरू में कि इसको मियाद पूरी करने का मौका मिलता ताकि जमहूरी इदारे और जमहूरी कदरें मुस्तहकम होती, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने 2-2.5 साल में जो कुछ हशर कर दिया इस कौम का, अवाम का। अब ये किसी आदमी से आप पूछ लें, ये कि कोई शख्स आप 10 में सब दुरुस्त हो गया आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी पार्टी का और पीडीएम का ये मौकफ है जो आप कह रहे हैं। तो जब आप समझ रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, नई क़यादत आनी चाहिए, आके अवाम को सहूलतें दे, आपकी मुआशी जो सूरत हाल है उससे बेहतर करे, तो फिर इस्तीफ़ों में इतनी देर क्यों है? करें 10, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप समझते हैं कि इस्तीफ़ा देने के बाद यह हुकूमत नहीं चल सकती, तो फिर इस्तीफ़े में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? फिर एक एक लम्हा गुजरा इस मुल्क के लिए जो ख़राब है, जो आप कहते हैं, फिर उसका इंतज़ार क्यों है? नहीं, इंतजार नहीं है। देखिए बात ये है कि ये मरलावार ये जो तहरीक चल रही है, देखिए हमने लोगों को मोबिलाइज किया। लोग वैसे तो ये कि इनके मजालिम की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनके करतूतों की वजह से, अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से, इनकी नाली और बदइंजामी की वजह से पहले ही तंग थे। पहली सच्ची बात ये कि मोबिलाइज थे। वो तो ये है कि अवाम तो पीडीएम से भी आगे हैं इस मामले में, लेकिन अब ये कि सारी जो सियासी जमातें हैं पीडीएम में शामिल, उनकी क़यादतों ने फैसला करना है, सारी लीडरशिप मिलकर बैठेगी, उन्होंने फैसला करना है। बुनियादी सवाल है, पीडीएम के एजेंडे में ये बात शामिल है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, ये वक्त की जरूरत है इलेक्शन साफ और शफाफ बनाने के लिए, उसके लिए इस्लाहात वक्त की जरूरत है। तो इस्लाहात जब होंगी तो उसके लिए तो पार्लियामेंट में जाना होगा, पार्लियामेंट में आप जाने को तैयार नहीं है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं, तो क्या फिर पुराने तरीक़ेकार पे ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं? देखिए गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट को इन्होंने जो बेतौकीर जिस तरह कर दी है, पार्लियामेंट को इन्होंने पार्लियामेंट रहने नहीं दिया। देखिए ये 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की और बल्कि पूरी कौम की तौहीन है कि ये 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों का ऐवान जो है उसको एक रिटायर्ड कर्नल जो है वो बैठ के डायरेक्शन दे रहा होता है। तो ये कि किस कदर ये कि तौहीन अमेज़ सलूक है 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों के साथ। अब ये है कि इन्होंने जिस तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया, जिस तरह बुलडोज किया इन्होंने अपनी मामूली सी अद्दी अक्सरियत की बिना पर मुख्तलिफ कानून साजी के मराहल में हमने देखा है कि ये है कि वो जैसे होता है कि वो कंसल्टेशन वाली बात, वो बहस वाली बात, वो जो पार्लिमानी रवायात को कायम रखने वाली बात वो थी नहीं ना। ये सारी बातें आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बातें दुरुस्त मान रहे हैं, आपका मौकफ है, हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं मेहरबान जितने हैं बीटीएम के? क्या अब उनको सियासी सोच भी है? वो कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, वो कहते हैं बेतुकीरी हो रही है, वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, अवाम मर रही है, तो अवाम को मज़ीद 3-4 माह मरने के लिए आप देखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? राना साहब, हम तो ये है कि अवाम को, कौम को इस हुकूमत से बचाना चाहते हैं, इनको इनके मजालिम से बचाना चाहते हैं, देर क्यों है? इसी वजह से मैदान में आए हैं। लेकिन ये है कि ये पीडीएम की देखें जो क़यादत है उसने फैसला करना है कि उसके लिए कौन सा टाइम मुनासिब है। ये मरलावारी चलती है। चीमा साहब यही हम चाहते हैं, अगर मुनासिब टाइम का इंतजार करना है तो फिर अजियत तो ना के, फिर तो अजियत देने में आप भी शामिल हैं, फिर तो अजियत देने में अपोजिशन भी शामिल है। वो किनारे पे खड़े लोगों को धक्का देना चाहती है, यही कहेंगे ना फिर हम तो। हमारी गुजारिश ये है, हम चाहते हैं कि ये जो है होश के नाखुन ले, ये जो मुसल्लत करदा हुकूमत है, और ये खुद ही मुस्ताफी हो जाए और ये कौम को इस आजमाइश में ना डाले। देखिए हमने आप ये देखा है राना साहब, आप ये तो अप्रिशिएट करें कि 6 हमारे जलसे हुए हैं, लेकिन हमने वो काम नहीं किए जो 126 दिन के धरने के दौरान लोगों ने किए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आपके पुरअमन जलसे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, पुरअमन जलसे हैं और आपने बड़े अच्छे जलसे किए हैं। मेरी सिर्फ राना साहब मेरी गुजारिश सुन लें, क्या हमने, आप यकीन इस बात की तारीफ करेंगे, तायद करेंगे मेरी, कि हमने ना गैस और बिजली के बिल जलाए, ना कौम को लाकानूनियत के दर्स दिए, ना हमने कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन कोरोना दे दिया। लेकिन कोरोना दे दिया आप लोगों ने। आप बैंकों के जरिए ना भेजें। हाँ, हमने ना पुलिस पे हमले किए, ना पीटीपी पे हमले किए, ना पार्लियामेंट पे हमले किए। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी कदरों को मुस्तहकम करना चाहते हैं, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं हुकूमत से छुटकारे के लिए।
इससे निजात हासिल करने के लिए। तो चीमा साहब, ये जो आप इस्लाहात चाहते हैं, जिन चीज़ में रिफॉर्म्स आपकी ज़रूरत है, वक्त की भी ज़रूरत है, अवाम की भी ज़रूरत है, हुकूमत तो आपको कहती है कि आप डायलॉग कर लें। अगर हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर किससे डायलॉग करेंगे? चीज़ों को तो बेहतर करना है ना, किससे फिर मिल के बेहतर करेंगे उसे? जी, उसके लिए देखिए मेरी गुजारिश ये है कि उसी के लिए हम चाहते हैं कि एक नेशनल डायलॉग का इत्माम किया जाए, जिसमें देखें एक बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि हम सबको ये मानना चाहिए कि माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं। मैं खुद मानता हूँ हमारी अपनी जमात से गलतियां हुई हैं, सियासी जमातों से, सियासतदानों से गलतियां हुई हैं, अदलिया से गलतियां हुई हैं, फौज से गलतियां हुई हैं। इसका हल ये है, वे फॉरवर्ड ये है, मुल्क और कौम की बेहतरी इसमें है कि सब लोग खुद इत्साबी का मुजाहरा करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मुजाहरा करें, ये और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए, और अपनी गलतियों का इतराफ़ करें और उससे सीखें। और आइंदा के लिए इसी के लिए हम नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं कि सब लोग, तमाम इदारों के नुमाइंदे बैठकर ये तय करें, ये ऐद करें कि आइंदा के लिए हर फर्द ने और हर इदारे ने वो किरदार अदा करना है जिसका तयन पाकिस्तान के दस्तूर ने, आइन ने कर रखा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने की, पाकिस्तान के दस्तूर और आइन के मुताबिक होना चाहिए। तो पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का आइन जो है वो अदालतों के फैसलों का एहतराम भी कहता है। पाकिस्तान का आइन और दस्तूर जो है कानून नाफज करने वाले इदारों के फैसलों का एहतराम भी कहता है। तो PTM ने जहाँ बड़ा पुरअमन जलसे किए, वहाँ पर कोरोना के SOPs के हवाले से और अदालत के फैसलों के हवाले से तो अमल नहीं किया। तो फिर जब आप लोग जो इसकी आवाज़ बुलंद करते हैं वही इस पर अमल नहीं करेंगे तो आगे किस तरह सिलसिला चलेगा? देखिए, आपने राना साहब जिस तरह फरमाया है, कोरोना की वबा बिलाशुबा एक खतरनाक वबा है, और हम सबको ये है कि SOPs पे अमल करना चाहिए। SOPs के हवाले से देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है कि SOPs पे अमल हो। ये सियासी जलसों में मैं मानता हूँ कि SOPs पे अमल करना, ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंसेस का, समाजी फासलों का बरकरार रखना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। लेकिन हम ये जो है ये नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ SOPs, ये SOPs पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो इसको हम कोई इसको पसंदीदगी की नजर से नहीं देखते, इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको टॉलरेट कर रहे हैं, इसको जैसे होता है गवारा कर रहे हैं। किस लिए? एक लेसर इवल के तौर पर, एक बड़ी बुराई से निजात हासिल करने के लिए लोग जो है निकले हैं इस कोरोना के बावजूद। अगर आपकी नजर में नेशनल डायलॉग एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सोच है ये नेशनल डायलॉग कि अमने आमा के लिए, जमहूरी अमल के तसलसल के लिए तमाम इदारों को मिल बैठना होगा और सूरत हाल का हल निकालना होगा, तो ऐसी ही सोच फिर दीगर जमातों की भी होनी चाहिए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि नेशनल डायलॉग इस कठपुतली हुकूमत से नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल की। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान असेंबली ऐसे हैं जिन्होंने राबिता किया है वज़ीर आला पंजाब से और उनसे मुलाकात की है। तो क्या आने वाले दिनों में वो जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जिसमें 5-6 अफराद थे, क्या वो बढ़ के मजीद तादाद ज्यादा हो चुकी है? राना साहब, अगर उन 5-6 से अलहदा ये कोई अफराद हैं तो फिर तो बड़ी तशवीश की बात होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। बिल्कुल यस, को ये बिल्कुल एक ब्रेक कर दूं खबर कि वज़ीर आला पंजाब ने वो काम कर दिया है जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून सोच भी नहीं सकती थी। ये कहते थे ना भोला बादशाह, ये कभी कोई लफ्ज़ कहते थे। उन्होंने अपने काम तो किए, जो तरक्याती विज़िट भी किए, सारा कुछ किया, लोगों से मिलते भी बड़े प्यार से हैं, सब कुछ है। साथ में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, मेरे पास ये मुसद का इतला है कि 48 अरकान असेंबली, 48, ये मैं आपको तादाद बता रहा हूँ, 48 अरकान असेंबली जो हैं उनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हो चुकी है। पीछे 2 इजला में ये मुलाकातें हुई हैं, 2 इजला में, और ये मुलाकातें जो है बड़े अच्छे माहौल में हुई हैं। और इन लोगों ने, ये 48 उनसे अलहदा हैं जो वो 5 या 6 थे, ये उनसे अलहदा है। इन्होंने मुलाकातों में वज़ीर आला पंजाब को ये बात कही है कि हमारे इस्तीफ़ों पे आप ना जाएं, जब इस्तीफ़े असल देने का वक्त आएगा या सेनेट का इलेक्शन आएगा तो हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ। तो पार्टी की क़यादत को खबर है इसकी? नहीं, पार्टी की क़यादत को जब खबर है भी और नहीं भी है, सारा कुछ है। हो सकता है पार्टी की क़यादत के करीब कुछ लोगों में से भी 2-1 लोग वहाँ पे मौजूद हों, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। और ये जो आप कहते हैं ना लाहौर का जलसा, वो इन्ने बड़े बंदे आने से कितने गए, ये जो पंजाबी 3 दिन से चल रही है ना, तो भाईजान ये मुझे बताएं कि ये कोई अपनों में ऐसा था जो बंदे लेके नहीं आया?
कुछ लाहौर से भी थे, कुछ किसी और जगह से। मतलब ख्वाजा साद रफीक सही गरज रहे हैं। देखें कौन गरज रहा है, आप तो वो अपनी बात से इनकार कर रहे हैं। क्या करें, पार्टी की मजबूरी होती है। पार्टी के अंदर जब होता है कि पार्टी की बात बाहर कैसे निकली तो फिर कई चीखों पुकार पड़ती है। लेकिन ये जलसे में जो लोग नहीं आए, क्या ये सारे इनके अरकान असम्बली जलसे में थे? क्या उनके साथ आने वाले लोग थे? तो फिर बाकी मजमा बहुत बड़ा होना चाहिए था। अगर नहीं थे तो किसी न किसी जगह है। मेरे पास इतला है कि वज़ीर आला पंजाब अपना काम कर गए हैं, उनसे राब्ते हो चुके हैं, उन राब्तों में लोगों ने यकीन दहानियाँ करा दी हैं। कुछ लोग फौरी तौर पे ओपन होने के लिए तैयार थे, जिन्हें रोक दिया गया, जिन्हें कहा गया आपने फौरी ओपन नहीं होना। उनको रोका गया है सेनेट के इलेक्शन तक। या सर सही, सेनेट के इलेक्शन में आप देखिएगा कि हुकूमत को झटका देने वालों को खुद झटका कैसा लगता। वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा झटका दे गया। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, इतना बड़ा झटका दे गया। 48 अरकान, बहुत अरकान होते हैं, और 48 अरकान जो है उनमें से 2 मैं कह रहा हूँ कि क़यादत के करीब तरीन लोग भी हैं। और जब उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब हमारे इस्तीफे भी चले जाएंगे, लेकिन जब स्पीकर बुलाएंगे तो हम नहीं होंगे, जब स्पीकर बुलाएंगे तो हम इस्तीफा देने आएंगे नहीं। कईयों ने कहा जी हम अपने हाथ की बजाय इस्तीफा वो लिख के भेजेंगे, उससे कंपोज करके टाइप करके भेजेंगे। किसी ने कहा था जनाब बेफिक्र हो जाए, आप उस रूल के मुताबिक बुलाएं, जब बुलाएंगे तो हम कई लोग शहर में नहीं होंगे, कई फ़ोन बंद मिलेंगे, कई आएंगे नहीं। तो वज़ीर आला पंजाब इनको एक वो कहते हैं ना धोबी झटका वो लगा गए हैं। और लगाने के बाद मुस्लिम लीग नून जो इनको गिराने जा रही थी इस हुकूमत को, मुझे लग रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तहरीक पे पूरा एतमाद है और हुकूमत अपने इक़दामात पे पूरा एतमाद है। वक्त बताएगा कि दोनों तरफ की ये पूरा एतमादी किसको ले डूबती है। क्या मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका लगता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? लेकिन अभी हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिखाई देते हैं।